नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे कृषि भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन है। इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से इसमें सॉल्व कराया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। प्रति एकड़ उत्पादन कितना वृद्धि हुई, ये आपको बताना है हरित क्रांति के अंदर। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1966 और 67 में, ये सन आप याद रखेंगे। इसी समय दो फसलों को बहुत हरित क्रांति के तौर पर रखा, गेहूं और धान। इन दो फसलों में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई और हरित क्रांति के जनक जो हैं भारतीय वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये भी आपको याद रखेंगे। उसके बाद हरित क्रांति का प्रभाव किन किन राज्यों पर पड़ा, एक याद रखेंगे हरियाणा, दूसरा याद रखेंगे पंजाब, तीसरा याद रखेंगे वेस्ट उत्तर प्रदेश। ठीक है, तीन ऐसे राज्य हैं जिस पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा। हरित क्रांति के लिए सबसे ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग किया गया और बौनी प्रजातियों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2222 किलोग्राम प्रति एकड़। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। आपको बताना है दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन सा माना जाता है, कहां पर उच्च कृषि उत्पादकता पाई जाती है। तो यहां ऑप्शन देखते हैं, केरल तट में, दक्षिण तमिलनाडु तट पर, तेलंगाना या विदर्भ क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। तमिलनाडु जो तट है ये सबसे ज़्यादा उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप याद रखेंगे महाराष्ट्र जो है चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चीनी उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफी उत्पादक राज्य पूछा है। असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा का से कॉफी, का से कर्नाटक। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर चाय के बारे में पूछता तो चाय में जो प्रथम स्थान पर बना हुआ है राज्य वो है असम। ठीक है, चाय के बारे में पूछे तो असम, कॉफी के बारे में पूछे तो कर्नाटक। बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होती है? ठीक है, तो सबसे पहले ये आप याद रखेंगे, मैक्रोनी गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टेट्रिकम। ये भी पूछा जाता है एग्जामों में, टेट्रिकम ड्यूरम। ठीक है, टेट्रिकम ड्यूरम इसका वैज्ञानिक नाम होता है मैक्रोनी गेहूं का। तो किन परिस्थितियों में अच्छी मानी जाती है?
तो देखते हैं ऑप्शन, अत्यंत सिंचित परिस्थितियों में, विलंबित से बोने के लिए, या असिंचित परिस्थितियों के लिए। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मैक्रोनी गेहूं जो होती है असिंचित परिस्थितियों के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अगर वहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो वहाँ पर हम मैक्रोनी गेहूं का बुआई कर सकते हैं, तो वहाँ पर आसानी से उत्पादन हो जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल बताना है, इसमें से कौन सा। मसूर एक प्रकार की रबी की फसल है। अलसी यह भी एक रबी की फसल है। सरसों यह भी एक रबी की क्रॉप है। यहाँ पर देखेंगे सोयाबीन जिसको ग्लाइसिन मैक्स कहा जाता है, यह एक खरीफ सीजन की फसल है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी या पालक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पालक। यहाँ पर एक विटामिन की बात नहीं कर रहा है, अगर एक विटामिन की बात करता तो गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसमें विटामिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे विटामिन ए पालक के अंदर अधिक मात्रा पाई जाती है, विटामिन बी भी अधिक मात्रा पाई जाती है, विटामिन सी भी अधिक मात्रा पाई जाती है। सभी विटामिन इसमें भरपूर मात्रा पाए जाते हैं, इसलिए पालक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर ऑप्शन में बथुआ मिलता तो बथुआ भी जो है, बथुआ के अंदर भी काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जिसको चिलवा कहते हैं, चिनोपोडियम एल्बम के नाम से जाना जाता है, बथुआ को याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, आपको बताना है केले का जो प्रसारण होता है, प्रोपोगेशन होता है, किस मेथड के द्वारा सबसे अच्छा माना जाता है। क्राउन के द्वारा, सौर भूस्तारी द्वारा या वाटर सकर्स द्वारा, बडिंग द्वारा या वाटर भूस्तारी या वाटर सकर्स द्वारा। तो सबसे अच्छा जो प्रसारण का माना जाता है केले का, वो होता है सौर भूस्तारी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर भूस्तारी का वजन जो होता है, इसका वजन होता है 500 से लेकर 750 ग्राम। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जामों में ये भी पूछा गया है। तो बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानसून किस भाषा का शब्द है। ठीक है, मानसून किस भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का, ग्रीक भाषा का, अरबी भाषा का या एंग्लो सैक्सन का। तो मानसून को भारतीय कृषि का जुआ भी कहा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि मानसून को कृषि मौसम का जुआ कहते हैं। मानसून जो है एक परिवर्तनशील होता है। ठीक है, मानसून क्या है, परिवर्तनशील अवयव है, एक प्रकार से परिवर्तन होने वाला कारक है। तो यहाँ पर जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे निम्नलिखित में से लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान है। ठीक है, आपको बताना है लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों का होता है। 1 से 2 दिन, 3 से 10 दिन, 10 दिन से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 से 3 दिन का होता है जो, उसको कहते हैं लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से 10 दिन का जो होता है ये मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है। ठीक है, इसकी भविष्यवाणी जो होती है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान की भविष्यवाणी कहाँ से करते हैं, नोएडा से किया जाता है। और 1 से 2 दिन या 3 दिन कह सकते हैं लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान कहाँ से लगाया जाता है, ये जयपुर से लगाया जाता है। और 10 दिन से अधिक जो होता है इसकी जो मौसम की पूर्वानुमान है ये कहाँ से लगाया जाता है, ये दिल्ली से लगाया जाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख गैस कौन सी है। CFC, CH4, CO2 या N2O। तो यहाँ CFC की बात करेंगे तो ये हमारे फ्रिज वगैरह जो होते हैं उसके अंदर CFC गैस पाई जाती है। CH4 की बात करें
तो ये कृषि से संबंधित है। ठीक है, कृषि में कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, देखते हैं। CH4 का जो है इसको मीथेन गैस बोलते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन गैस बोलते हैं। और ये धान के खेत के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, धान के खेत के अंदर पाई जाती है। और दूसरा स्रोत यहाँ FYM, ठीक है, इसके अंदर भी CH4 गैस देखने को मिलती है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये C वाला, CO2। ठीक है, CO2 सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख गैस जो जिम्मेदार है CO2। इसके बाद आ जाएगा CH4, इसके बाद N2O, इसके बाद CFC। ठीक है, CFC, ये सब गैसें इसके बाद आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा C ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहलाती हैं। कंटूर की बात करेंगे तो ये समान ऊंचाई, ठीक है, समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कंटूर कहते हैं। आइसोबार की बात करें तो ये समान दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। आइसोधर्म की बात करें तो समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोधर्म कहते हैं। यानी कि C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आइसो हाइट की बात करें, आइसो हाइट क्या होता है, समान वायु की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बने हुए हैं। तो C ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का गैसीय संगठन क्या है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा पूछा है इसमें, इसका संगठन कितना होता है, 78.08%, 20.95%, 0.93% या 0.03%। तो यहाँ 0.03% पाई जाती है मात्रा किसकी, CO2 की। और 0.93% पाई जाती है आर्गन की मात्रा। ठीक है, आर्गन की मात्रा याद रखेंगे। 20.95% पाई जाती है, ये पाई जाती है यानी कि 21% के लगभग है, तो ये पाई जाती है ऑक्सीजन की मात्रा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 78.08% पाई जाती है नाइट्रोजन की मात्रा। तो B ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मृदा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का गैसीय संगठन क्या है। 79.20% या 20.60% या 0.25 से लेकर 0.30% या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर C ऑप्शन। ठीक है, यानी 0.25 से लेकर 0.30%, C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो मात्रा है ये नाइट्रोजन की हो जाएगी और 20.60% हो जाएगी ये ऑक्सीजन की। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, निम्नलिखित में से मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं ये किस मंडल में होती हैं, ये आपको बताना है। श्रोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रोभ मंडल। A ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रोभ मंडल में क्या होता है, जैसे ही जमीन से ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं तो वैसे ही तापमान में गिरावट धीरे धीरे आने लगता है। ये सबसे निचली परत होता है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निचली परत कौन सा होता है, श्रोभ मंडल, याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई जो होती है 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक होती है, ये भी याद होना चाहिए। बाकी वायुयान जो भी जहाज वगैरह उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं, B वाला। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, जलवायु शब्द का उत्पत्ति हुई है
लैटिन से, ग्रीक से, अरबी से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जलवायु यानी कि क्लाइमेट जो है, शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है स्लोप ऑफ द अर्थ। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट IMD स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, स्विट्जरलैंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व का वाला कहाँ पर स्थित है? विश्व का, तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यहाँ बात करेंगे इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पूछा है तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि IMD जो है, IMD 1825 में सबसे पहले ये वेस्ट बंगाल के अंदर था, यानी कि कलकत्ता के अंदर स्थित था। उसके बाद ये कुछ समय तक शिमला के अंदर भी था। ठीक है, शिमला यानी कि पुणे के अंदर भी स्थित था। अब वर्तमान में लिखेंगे, वर्तमान में यह कहाँ पर है? मौसम भवन, मौसम भवन यह स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में, इसलिए आप लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे नई दिल्ली, ना कि पुणे, महाराष्ट्र, ये सब नहीं लगाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। लगातार वर्षा देने वाले बादल को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? कुमुलोनिम्बस या निम्बोस्ट्रेंस या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्बस जो शब्द आ जाए यानी कि वर्षा देने वाले बादल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार वर्षा वाला पूछा है, तो यहाँ पर पहला शब्द देखेंगे कुमुलोनिम्बस जो होता है ये तूफानी वर्षा वाला होता है। ठीक है, तूफानी वर्षा देने वाले बादल होते हैं जिसको कुमुलोनिम्बस कहा जाता है। और लगातार यहाँ पर पूछा है लगातार, तो लगातार वर्षा देने वाले जो बादल होते हैं उसको लिम्बोस्ट्रेस कहा जाता है, याद रखेंगे। लगातार वर्षा देने वाले बादल को क्या कहते हैं? लिम्बोस्ट्रेट। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑटम सीजन होता है, कौन से महीने को ऑटम सीजन कहा जाता है? जिसको यहाँ पर इंग्लिश शब्द दिया है ऑटम सीजन, इसका मतलब होता है पतझड़ी वाले जो मौसम होते हैं या बसंत सीजन वाले जो मौसम होते हैं वो किस महीने को कहा जाता है? जनवरी से मार्च, अप्रैल जून, जुलाई सितंबर या अक्टूबर दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर जो होता है इसको सर्दी सीजन यानी कि विंटर सीजन कहा जाता है। ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा जुलाई और सितंबर। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुष्क क्षेत्रों में वर्षा होती है। शुष्क क्षेत्र जो होते हैं उसमें वर्षा कितनी होती है? 500 mm से कम या 500 से 700 mm या 750 से लेकर 1000 mm या 1000 mm से अधिक। तो जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वर्षा जो होती है 500 mm से कम होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो पर डे हम लेकर आते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे निम्नलिखित में से मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान है। पीछे हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 से 10 दिन जो होता है वो क्या कहलाता है? मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कहलाता है, 3 से 10 दिन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कीट के लिए मल्च उपयोग में ली जाती है। कीट के लिए कौन सा मल्च का उपयोग करते हैं? ब्लैक फ्लेम का, वाइट फ्लेम का, सिल्वर कलर फ्लेम का या ट्रांसपेरेंट फ्लेम का। तो यहाँ पर देखेंगे ब्लैक फ्लेम जो प्रयोग में लेते हैं ये लेते हैं सर्दियों में। ठीक है, कब प्रयोग में लेते हैं? सर्दियों के अंदर। वाइट फ्लेम का प्रयोग लेते हैं कब? गर्मियों के अंदर। ठीक है, गर्मियों के अंदर। लेकिन यहाँ पर इंसेक्ट के बारे में पूछा है तो सिल्वर कलर फ्लेम का ही प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर
23 देखेंगे, निम्न सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र क्या है। ठीक है, सेल्सियस है, सेल्सियस से हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो इसके बदलने का सूत्र क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर F बराबर C/9 + 32। ये बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में इसको, ठीक है, चेंज किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सीधा सूत्र भी आप याद रख सकते हैं, फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर C/5। ठीक है, ये भी एक सूत्र है, इसके माध्यम से भी हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो याद रखेंगे दोनों चीज़ें, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग करेक्ट लगा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा किस गैस के बढ़ने के कारण होती है, CO2, SO2, NO2 या B और C दोनों। ठीक है, तो जैसे SO2 में H2O यानी जल मिल जाए तो कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। NO2 के साथ H2O अगर मिला दें तो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B और C। तो यहाँ पर देख सकते हैं D ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा जो होती है इसका pH मान कितना होता है, तो pH मान भी आपको याद रखना है 4.4 से कम। ठीक है, इसका pH मान होता है अम्लीय वर्षा का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, फसल या मृदा की सतह का अल्बिडो होता है। अल्बिडो क्या होता है, सूर्य जो है, सूर्य की प्रकाश से आने वाली जो किरणें होती हैं पृथ्वी पर पड़ती हैं, कुछ तो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, मृदा द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, फसल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें जो होती हैं वापस जैसी आई हैं वैसी वापस चली जाती हैं। उसी को क्या कहते हैं, अल्बिडो कहा जाता है। ज्यों आई त्यों वापस चली जाना, ये अल्बिडो कहलाता है। तो कितना फसल या मृदा सतह का अल्बिडो होता कितना, 75 से 95, 23 से 30 या 3 से 10 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 से लेकर 30। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है, विंडमैन या एनोराइड्स बैरोमीटर या एनीमोमीटर या टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर जो होता है ये मृदा की नमी नापता है। ठीक है, क्या नापता है, मृदा की नमी। एनीमोमीटर क्या नापा जाता है, वायु की गति। याद रखेंगे, वायु की गति मापी जाती है किसके द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र पूछा है तो एनोरॉड्स बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विंड वैन का प्रयोग करते हैं दिशा मापने के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, निम्नलिखित में से चीलिंग क्षति होती है, टेम्परेचर बताना है चीलिंग क्षति का। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 से 15 या 18, ये दो हो सकते नहीं चीलिंग क्षति के लिए। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया है ये हो जाएगा बर्फ़ के लिए। ठीक है, बर्फ़ के लिए हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं या फ्रीज कह सकते हैं। बर्फ़ का जमना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर चीलिंग जो होता है ये 0 से लेकर 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। 0 से 4 जो होता है चीलिंग क्षति होती है। पहले चीलिंग होता है, बाद में फ्रीजिंग या बर्फ़ होता है। ठीक है, पहले चीलिंग आएगा 0 से 4, फिर उसके बाद 0 पर पहुँचेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रभाविता के नियम का अपवाद नहीं है। यहाँ अपवाद नहीं पूछा है। स्नैपड्रैगन ये भी अपवाद है, मिराबिलिस जलापा ये भी अपवाद है, ब्लैक रोज ये अपवाद नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता चाइनीज रोज, ठीक है, चाइनीज रोज, तो ये हमारा अपवाद के अंदर आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक रोज दिया है तो ये अपवाद नहीं होगा। और गुल अब्बास ये भी अपवाद है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर कह रहा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है।
जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी या इवोल्यूशन या साइटोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको जेनेटिक्स कहा जाता है, जिसके अंदर हम वंशानुगति तथा विविधता का अध्ययन करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, कथन है नर तथा मादा के युग्मक आपस में निषेचन के द्वारा नए जीव का निर्माण करते हैं, यह लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि नर और मादा युग्मक जब आपस में निषेचन करते हैं तो एक नए जीव का निर्माण करते हैं, तो उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। ये एकदम कथन एकदम करेक्ट आंसर है। दूसरा देखते हैं कथन, जब एक ही जीव से नई संतति उत्पन्न होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लांट है, उसको काट कर दूसरे जगह लगा देते हैं, उससे एक नई संतति का निर्माण होता है, तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। ये भी एकदम करेक्ट आंसर है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ए और दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 31, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है, एडोफोलॉजी कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है या उपयुक्त सभी। पेडोलॉजी क्या कहलाता है? मृदा के निर्माण बनने की प्रक्रिया से लेकर उसमें जो भी प्रक्रिया होती है वो पेडोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर चट्टानों का अध्ययन पूछा है, तो चट्टानों का अध्ययन जो होता है पेट्रोलॉजी कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, यानी कि पेट्रोजीनेसिस। ठीक है, पेट्रोजीनेसिस ये भी बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। पेट्रोजिनोसिस क्या होता है? यानी कि चट्टानों के बनने की प्रक्रिया जो होती है पेट्रोजिनेसिस कहलाती है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, चट्टानों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेट्रोजिनेसिस कहलाती है। इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, मृदा संगठन में खनिज पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर खनिज पदार्थ की मात्रा पूछा मृदा संगठन के अंदर 5%, 25% या 45% या 50%। तो यहाँ 5% की बात करेंगे तो इसके अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है 5%। 25% की बात करें तो इसमें वायु की मात्रा पाई जाती है, और 45% जो पाई जाती है ये पाया जाता है खनिज, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खनिज की मात्रा 45% पाया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है किसका? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट या स्लेट। तो यहाँ पर देखेंगे संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट ये तीनों क्या है? रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। लेकिन चूना पत्थर जो है ये क्या है? अवसादी चट्टान है। ठीक है, अवसादी चट्टान है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, निम्नलिखित में से क्वार्टजाइट का सूत्र क्या है? क्वार्टजाइट को हम किस नाम से जानते हैं? सिलिका के नाम से जानते हैं। तो सिलिका याद रखेंगे, सिलिका और क्वार्टजाइट दोनों में से एक पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम CO3 तो ये हो जाएगा डोलोमाइट का सूत्र है। ठीक है, डोलोमाइट का सूत्र है, याद रखेंगे। SiO2 ये किसका सूत्र है? ये सिलिका का सूत्र है। ठीक है, सिलिका का सूत्र है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ये हो जाएगा CaCO3 ये हो जाएगा चूना का। ठीक है, उसके बाद यहाँ Fe3O4 ये हो जाएगा मैग्नेटाइट का। ठीक है, मैग्नेटाइट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन सिलिका, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, आज का लास्ट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन पोषक तत्व का स्रोत है। नाइट्रोजन पोषक तत्व का कौन सा इसमें से स्रोत है ये आपको बताना है। हेपेटाइट, हेमेटाइट या स्फेलेराइट या कार्बनिक पदार्थ। तो यहाँ एपेटाइट की बात करेंगे तो ये स्रोत माना जाता है फास्फोरस का। हेमेटाइट ये माना जाता है स्रोत Fe का, और स्फेलेराइट ये माना जाता है स्रोत किसका? Zn का। तो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ है ये किसका स्रोत माना जाता है? नाइट्रोजन का माना जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।